नमस्कार दर्शकों, विज्ञान और पर्यावरण इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपके लिए एक नए विषय लेके आते हैं, तो इस बार भी हम ऐसे ही नए विषय के साथ आपके सामने मौजूद हैं। साथियों, हम मनुष्यों ने प्रगति हासिल की है और आज इस मुकाम पे हैं कि ऐसे बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करके ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए उपयोगी तो हैं ही, लेकिन उनमें बहुत सारी हानियाँ भी हमको देखने को मिलती हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम ऐसी ही चीज़ जो कि है प्लास्टिक, इस विषय पर बात करेंगे जो हमारे ज़िंदगी में ऐसे घर कर गई है जिससे निकल पाना आज काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंकिता सिंह बैस। नमस्कार मैम। नमस्ते। स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। जैसे कि मैम, आज हम प्लास्टिक के संबंध में बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्लास्टिक क्या है, या फिर साइंस की भाषा में कहें तो ये किस तरीके केमिकल का उपयोग करके बनाया जाता है। देखिए, प्लास्टिक जो है ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये पॉलीमर भी कहलाता है क्योंकि इसे बनाने के समय हम मोनोमर यूनिट्स का यूज़ करते हैं। ये जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं ये इथाइलिन कहलाती हैं, जिसका केमिकल फार्मूला C2H4 होता है और ये सिंपलेस्ट तरीके की एल्कीन होती हैं। जब हम अनेक तरीके की मोनोमर यूनिट्स को आपस में जोड़ देते हैं तब हमें पॉलीमर मिलता है जो कि पॉलीइथाइलिन कहलाता है। जी, तो मैम अभी तो आपने बताया कि प्लास्टिक होता क्या है, किस केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करके बनता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास पाया जाता है, घरों में भी पाया जाता है, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में हम इन्हें कहीं ना कहीं डेली यूज़ करते हैं। तो इसके कौन कौन से हानियाँ हैं जो हमें देखने को मिलती है छोटे छोटे इस्तेमाल करने के बावजूद। देखिए, प्लास्टिक जो है ये आजकल हमें घर घर में देखने मिलता है क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। ये अनेक तरीके से उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें हमें कुछ दुष्प्रभाव भी देखने मिलते हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर के आसपास देखें तो प्लास्टिक के आपको बैग्स हो गए या फिर उसके कोई आर्टिकल्स हो गए, उसके आपको ढेर देखने मिलेंगे। प्लास्टिक जो है इसका डिकम्पोजिशन बहुत मुश्किल है, इसमें 400 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा समय लग सकता है। और अगर ये PET से मिलके बना है जो एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है, तब इसका डिकम्पोजिशन इम्पॉसिबल है क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं वो इसे डिकम्पोज नहीं कर पाते। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हम बना तो सकते हैं फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन इसे डिस्ट्रॉय कर पाना और अपनी पृथ्वी से हटा पाना लगभग नामुमकिन है। जी, तो अभी जैसे आपने कहा कि इसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और 400 मिलियन भी इसे लग सकते हैं, तो इसके पर्यावरण में हमको क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखिए, पर्यावरण में ये अनेक प्रकार के प्रदूषण का कारण है। अगर आप बात करें प्रदूषण में किस किस तरीके का ये कारक है, तब वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इसके अलावा ये जल वायु में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अगर आप बात करें मछलियों की, वेल्स की, कछुओं की, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। साथ ही जो रोड में घूमने वाले जानवर हैं जैसे कि गाय है, कई बार ऐसा होता है कि जानवर इसे खा लेते हैं तो उससे उनकी मौत भी हो सकती है। साथ में ह्यूमन्स में भी ये अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण बनते हैं। जी, अभी जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक के होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान है प्राणियों को भी, तो जल में जैसे कि हम देखते हैं, जानते हैं कि जितने भी कचरे होते हैं वो नदियों में बहा दिए जाते हैं या फिर वो जो समुद्र तक पहुंच जाते हैं, तो इनसे उन जानवरों को क्या हानि हो सकती है, या जानवरों के साथ साथ पानी में भी क्या ये कोई प्रभाव देखने को मिलता है इसका। देखिए, ये जो प्लास्टिक है ये जल के लिए तो एक प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है ही, लेकिन इसके साथ उस पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कई बार ऐसा होता है कि जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं वो इसे भोजन समझकर या फिर शिकार समझकर खा लेते हैं, जिसको निगलने के कारण उनकी दम घुटने से मौत भी हो जाती है। जी। और आप देख पा रहे होंगे कि अभी बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो लगातार ख़त्म हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और आने वाले समय भी ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट होंगी, जिनका मुख्य कारण जो है वो प्लास्टिक है। जी मैम, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि बहुत सारी जगहों में या कुछ राज्यों में प्लास्टिक जो है बैन हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी लोग इसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इसके हम एक तरह के बोल सकते हैं कि हम इसके आदी हो चुके हैं। तो किस तरीके से हम कैसे धीरे धीरे करके इसको अपने जीवन से थोड़ा दूर कर सकते हैं, हम इससे दूर हो सकते हैं।
देखिए, कोई भी जो काम है वो हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले जो हमें काम करना चाहिए वो ये है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो मार्केट से आप कुछ भी शॉपिंग करोगे तो वो आपको प्लास्टिक बैग्स में मिल जाएगा आइटम अवेलेबल। लेकिन अभी भी आप अगर देखो तो इसके लिए हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि कहीं भी जाने के पहले हम अपने घर से कपड़े की थैली या पेपर बैग्स का हम लेके जा सकते हैं, जिससे कुछ हद तक हम भी इसमें योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो उन आर्टिकल्स का यूज़ करना हमें कम कर देना चाहिए जिसमें मेनली प्लास्टिक इन्वॉल्व है। या फिर अगर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में बात करें तो उसके भी मटेरियल को हमें यूज़ करने से बचना चाहिए। जी, तो मैम प्लास्टिक के कारण ऐसे किस तरीके के प्रदूषण हमें देखने को मिल सकता है, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? प्लास्टिक से तो बहुत सारे तरीके के हमको प्रदूषण देखने मिलते हैं। अगर ये प्लास्टिक जो है ये क्योंकि केमिकल से मिलके बना हुआ है और ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होते हैं, तो अगर ये प्लास्टिक जो है या इसके जो मटेरियल हैं ये पानी में मिक्स हो जाते हैं तब इससे मेनली वाटर पॉल्यूशन होता है। जी। अगर यही प्लास्टिक ज़मीन के अंदर दब जाए, मिट्टी के अंदर चली जाए, तब वहाँ पर पानी की पास होने की प्रॉब्लम हो जाएगी और साथ में वहाँ पर सॉइल पोल्यूशन हमको देखने मिलेगा। अगर आप इसको जलाने की कोशिश करेंगे तो इससे जलाने के टाइम पर भी इसमें से केमिकल रिलीज होता है जिससे मेनली एयर पोल्यूशन भी कॉज होता है। तो इससे हमें अलग अलग तरीके के पोल्यूशन देखने मिलते हैं। जी, तो एयर पोल्यूशन जो होते हैं, जो केमिकल्स जो रिलीज होते हैं वो किस तरीके के केमिकल्स होते हैं? देखिए, प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर है जैसे कि हमने बताया, और प्लास्टिक में भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक जो है वो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग टाइप का होता है। तो हम इसको बनाते समय अलग अलग तरीके के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्लास्टिक को आप बर्न कर रहे हैं तो उस टाइम उसे जिस कंपोनेंट से मिलके बनाया गया है वो आपका एयर में रिलीज होगा। तो मेनली ये कार्बन से क्योंकि मिलके बनते हैं तो एयर में कार्बन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। जी, मैम जैसे कि अभी हमने प्रदूषण के बारे में बात किया, प्लास्टिक प्रदूषण, तो किस तरीके से हम निवारण कर सकते हैं प्लास्टिक प्रदूषण का? देखिए, प्लास्टिक के निवारण के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें अपने घर से, जो हमने बताया कि बाज़ार जाते समय हमें घर से ही थैली लेके जानी चाहिए कपड़े की या फिर पेपर की। दूसरा ये कि लोगों के बीच में अभी भी बहुत कम जागरूकता है प्लास्टिक को लेके, तो हमें लोगों को ऐसा ट्राई करना चाहिए कि उन्हें जागरूकता फैलाई जाए। इसके अलावा हमें सिंपली अगर हम बात करें तो जो सिंगल यूज़ वाली प्लास्टिक्स होते हैं उसको हमें कम्प्लीटली डिस्पोज करना है। इसके अलावा जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद लोग उसे कहीं पर भी फेंक देते हैं। रोड में आप देखेंगे, पब्लिक प्लेसेस में देखेंगे, कूड़ेदान में देखेंगे, तो वहाँ बहुत हाई क्वांटिटी में आपको सिंगल यूज़ प्लास्टिक देखने मिलेगा। तो इसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से। और अगर आप इसमें गवर्नमेंट की हेल्प लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी इसके लिए कर रही है ट्राई। जी, मैम अभी अपने निवारण बताया इसके बारे में, और इससे बीमारियां भी होती है। जैसे कि कभी कभी होता है कि हम स्ट्रीट फूड आज बहुत ज़्यादा चलन में है, तो हम ऐसे जाते हैं कहीं भी और हमें प्लास्टिक के कभी कभी कंटेनर में खाने के लिए दे दिया जाता है, और जनरली जो फूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो उससे कैसे प्रभाव होते हैं हमारे शरीर में, या ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो उनके कारण होती हैं? प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाने से हमारी बॉडी में एक तरीके का टॉक्सिन केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे हम EDCs भी बोल सकते हैं, एंडोक्राइन डिस्ट्रक्टिंग केमिकल। और इस केमिकल के प्रोड्यूस होने से हमारी बॉडी में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें मुख्य अगर हम देखें तो इनफर्टिलिटी है, ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसको भी ये इम्बैलेंस कर देता है, उसका पूरा संतुलन बिगाड़ देता है, जिसके बाद वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में सही तरीके से काम नहीं कर पाते, जिसमें मेनली थायराइड हार्मोन जो है वो उसका एग्जाम्पल है। जी, और हमने सुना है कि R3 यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ये R3 जो है किसी भी वेस्ट को हम तरीके से यूज़ करके इसका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो क्या प्लास्टिक में भी ये उपयोग हो सकता है? जी बिल्कुल। जो वेस्ट मैनेजमेंट के 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं, जैसे कि आपने बताया रीयूज़ होता है, रिड्यूस होता है और रिसाइकल है, तो इससे हम प्लास्टिक के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जी। अगर हम रीयूज़ के बारे में बात करें तो किसी भी प्लास्टिक का दोबारा प्रयोग करना ही रीयूज़ कहलाता है। तो अगर आपके घरों में कोई प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक के कंटेनर हैं, तो आप उसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उनमें आप पौधे लगा सकते हैं, उनको आप दूसरे कंटेनर किसी सामान को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
हैं। दूसरे अगर हम कंपोनेंट के बारे में बात करें वो है रिड्यूस। तो आपको अपने घर में भी साथ ही साथ आपको बाहर सोसाइटी में भी ट्राई करना चाहिए कि आप कम से कम प्लास्टिक को प्रयोग में लाएं। जब आप उसके प्रयोग को ही कम से कम लेके आएंगे तो उसका डिस्ट्रक्शन करना उतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। और लास्टली अगर हम रिसाइकलिंग के बारे में बात करें तो हिंदी में इसे पुनर्चक्रण भी बोला जाता है। रिसाइकलिंग में हम किसी उपयोग की गई वस्तु को जो हमने पहले से ही उपयोग की हुई है उसे हम दोबारा से उपयोग के लायक बनाते हैं, जिसे हम रिसाइकलिंग बोलते हैं। तो जनरली ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल में किया जाता है। जो प्लास्टिक का मटेरियल रहता है उसे फैक्ट्रीज में ले जाके दोबारा से हम उसमें हीट करके मोल्ड करके नए शेप में उसको बदल देते हैं। तो रिसाइकलिंग से ऑलरेडी जो यूज्ड प्रोडक्ट रहता है वो फिर से एक नए प्रोडक्ट में हमें मिल जाता है। जी। और मैम जैसे कि अभी तो ये हो गई रिसाइकिल की बात, R3 की बात, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है, मतलब इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए। जी, ऐसी तरीके की प्लास्टिक जिसका सिर्फ हम एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई भी प्लास्टिक की वस्तु जिसे हम केवल एक ही बार उपयोग में ला सकते हैं, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहलाती है। ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ये आज के टाइम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में ये प्रोड्यूस हो जाती है। साथ ही साथ ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होती, और क्योंकि ये केमिकल से मिलकर बनती है इसलिए ये अनेक प्रकार के प्रदूषण का भी कारण है। ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, अगर हम डाटा के हिसाब से देखें तब आप पूरे दुनिया भर में एक सेकंड में 15,000 जो बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की वो यूज़ की जाती हैं। तो इसलिए आज के टाइम में सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो एक महत्वपूर्ण कारण है प्रदूषण का। दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, चर्चा को फिर जारी करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चर्चा को जारी करते हैं। तो मैम जैसे कि अभी हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे थे, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अलावा ऐसे प्लास्टिक से कौन कौन से प्रभाव हैं जो हमको दिखने को मिलते हैं? देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो तो है ही, इसके अलावा आजकल आप देखेंगे डिस्पोजल्स में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये डिस्पोजल जो है ये भी आपके एनवायरनमेंट में आ जाएगा। इसमें भोजन करने से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। साथ में जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इसके दुष्प्रभाव तो बहुत सारे हैं और इसे ख़त्म करना भी लगभग इम्पॉसिबल है। जी। और जैसे कि हमारा कार्यक्रम है पर्यावरण और विज्ञान और पर्यावरण, तो जैसे कि विज्ञान ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है और विज्ञान की तरक्की से पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी हानियों के साथ साथ लाभ भी हैं। तो प्लास्टिक से ऐसे क्या कोई लाभ भी होते हैं? देखिए, प्लास्टिक जो है ये हमें मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो ये इसका सबसे पहला फ़ायदा है। दूसरा आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चीप भी होता है। सस्ते के साथ साथ इसमें बहुत सारे ड्यूरेबिलिटी के फीचर्स भी हमको देखने मिलते हैं। तो अगर आप किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाना चाहें तब आप इसको प्लास्टिक की मदद से ले जा सकते हैं, है ना। ये जो प्लास्टिक रहता है ये एयर टाइट भी होता है, तो साथ में इसमें जो ऑक्सीजन होगा या फिर जो एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है वो भी पास नहीं हो सकती। इसके अलावा इसमें ड्यूरेबिलिटी भी होती है, इसको आप लगभग मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिंगल यूज़ वाली प्लास्टिक को यूज़ नहीं किया हुआ है तो इसमें बहुत सारे आप फीचर्स भी देख सकते हैं। और जैसे अलग अलग प्रकार के प्रदूषण भी होते हैं, तो प्लास्टिक से जो लैंड पॉल्यूशन बोल सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन बोल सकते हैं, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है प्रदूषण में? प्रदूषण में एयर पोल्यूशन जो है ये इसका मेन कारण है, और वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। इसके अलावा जो समुद्री जीव होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और ह्यूमन बींग्स में बीमारियां हैं। बीमारियों के अलावा अभी आप देखेंगे तो प्लास्टिक को डिकम्पोज करना लगभग इम्पॉसिबल है। ये जो प्लास्टिक होती है ये कुछ छोटे टुकड़ों में टूट जाती है जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। अभी माइक्रो प्लास्टिक जो है ये लगभग मोस्टली सारी स्पीशीज़ के अंदर ऑलरेडी एंटर कर चुका है। तो प्लास्टिक जो हम ओशंस में, सी में, तालाबों में फेंकते हैं वो प्लास्टिक खाने के कारण मछलियों में, कछुओं में ये सारी प्लास्टिक ऑलरेडी एंटर कर चुकी है। और आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग सी फूड को बहुत पसंद करते हैं, है ना।
तो अगर आप इस तरीके के सी फूड को खाते हैं तब वो जो प्लास्टिक है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो ह्यूमन की बॉडी तक भी पहुंच जाती है जी। और आज के टाइम में ऐसा है कि ह्यूमंस के अंदर में भी प्लास्टिक का जो अमाउंट है वो देखने मिल रहा है। ये प्लास्टिक आपके ब्रेन तक पहुंचती है, आपके स्टमक तक पहुंचती है और ब्रेन में जाके ये कुछ टिश्यूज़ को भी हार्म करती है। जी, तो इसके बहुत सारे बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। जी। तो मैम जैसे कि हमारे घर में कुछ चीज़ें हैं, अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं प्लास्टिक को, हम इससे धीरे धीरे दूर होना चाहते हैं और अपने घर में प्लास्टिक के अलावा किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास प्लास्टिक तो मौजूद है ही, तो इन सभी को हम कैसे दूर करें खुद से? किस तरीके से उस प्लास्टिक को कहाँ फेंकें? जैसे कि कचरे के ढेर में जाने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ हम प्लास्टिक भेज सकते हैं या फिर उसका इस्तेमाल किसी तरीके से किया जा सकता है। तो कहाँ कहाँ हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें ऐसे कौन से जगहों में या किसी संस्था में ऐसे बेच सकते हैं? देखिए, प्लास्टिक जो है इसका यूज़ तो हम करते हैं लेकिन इसे अवॉइड भी किया जा सकता है। अगर आप घरों में बात करें तो अगर आपको प्लास्टिक का मटेरियल लंबे समय तक यूज़ करना है तब आप वहाँ पर प्लास्टिक की जगह स्टेनलेस स्टील का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, चीनी मिट्टी, कांच, इन सब उपकरणों का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप शॉर्ट इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं तब हमें प्लास्टिक की जगह बायो प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो बायो प्लास्टिक होती है ये केमिकल रहित होती है, तो इससे एनवायरनमेंट में और हमारे पर्यावरण में किसी तरीके का प्रदूषण भी नहीं होता है। साथ में इसे डिकम्पोज करना भी पॉसिबल है, इससे जो बैक्टीरिया रहते हैं वो डिग्रेड कर सकते हैं। जी। तो अभी आपने बायोप्लास्टिक कहा, जी, तो एग्जैक्टली ये बायोप्लास्टिक होता क्या है और ये किससे बनता है? देखिए, जो बायोप्लास्टिक है ये प्लास्टिक का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसे हम आज के टाइम पे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए हम उन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करते हैं जिनका बायोडिग्रेडेशन होना पॉसिबल है। इसे बनाने के लिए हम वेजिटेबल, रॉ मटेरियल और रिसाइकल्ड फूड जो रहती हैं, पील्स वगैरह, उनका यूज़ कर सकते हैं। कॉर्न स्टार्च, पॉलीसेकेराइड, अनेक चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अल्टरनेटिव्स ऑफ प्लास्टिक ये क्या होते हैं और हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक का मतलब ये है कि प्लास्टिक की जगह पे आपको किसी और चीज़ का यूज़ करना है। तो इसमें जैसे कि हमने अभी बात की कि अगर आप लंबे समय तक किसी सामान को रखना चाहते हैं तब वहाँ पर आप स्टेनलेस स्टील, ग्लास और कांच के, मिट्टी के बर्तन, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ट्राई करें कि जहाँ पर भी पॉलीथिन या फिर प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है उनके जगह पर हम या तो जूट बैग्स का, कैनवास का, पेपर बैग्स का या फिर हम कपड़े से बनी हुई थैलियों का प्रयोग कर सकते हैं। जी मैम, ये तो हो गई प्लास्टिक की बात। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो हमारे पृथ्वी को, हमारे पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से हम उसे कम कर सकते हैं या अपना योगदान दे सकते हैं अलग अलग प्रदूषण के बारे में? प्लास्टिक तो एक मुख्य प्रदूषण है ही। इसके अलावा आज के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एयर पोल्यूशन देखने मिल रहा है। अगर आप बात करें तो दिल्ली में भी एयर पोल्यूशन बहुत हाई है, तो इसके लिए हमें गाड़ियों के यूज़ को लिमिटेड कर देना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो पास की जगह पर हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए गाड़ियों का प्रयोग करना, पब्लिक व्हीकल्स में ट्रैवल करना चाहिए। साथ में हमें अपनी गाड़ियों का समय समय पर चेक भी करवाना चाहिए कि उसमें किसी तरीके की हार्मफुल गैस का एमिशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड की और बहुत सारी जो गैसेस रहती हैं वो रिलीज़ होती हैं जो कि वातावरण में मिक्स होकर एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग करवाती हैं। इससे ह्यूमंस में अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे कि अस्थमा या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी होते हैं। और CFC जो है ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक मेन कारण है पोल्यूशन का। इससे ओजोन लेयर में डिप्लीशन भी होता है जो कि आजकल स्किन कैंसर का मेन कारण है। जी जी जी, तो ये अभी आपने वायु प्रदूषण की बात की थी। अब हम लैंड पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरीके से हम लैंड पॉल्यूशन कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं? लैंड पॉल्यूशन का मतलब होता है जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह है, जो हमारा सॉइल रहता है, उस लैंड एरिया को डिग्रेड कर देना, मतलब उसे बंजर बना देना। तो अगर हम अपने देखें आसपास तो बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जिसमें लोग खाली कचरे को ले जाके फेंक देते हैं और बहुत सारी लोग क्या करते हैं, घर के कचरे के अलावा उनके और भी जो मटेरियल्स रहते हैं उसको वहाँ डिस्पोज कर देते हैं। तो अगर हमें सॉइल पॉल्यूशन से बचना है तो सबसे पहले तो हमें उस खाली प्लॉट में अगर हम चाहें तो वहाँ हम पौधे लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, जिससे उस ज़मीन में जो बंजर
आवश्यकता है वो भी ख़त्म हो जाएगी। साथ में वहाँ पर हमें पेड़ लगाने से ऑक्सीजन भी मिलने लगेगी और ये वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा हमें कचरे की गाड़ी का प्रयोग करना चाहिए और जो भी हमारे घर का कचरा है उससे यहाँ वहाँ ढेर ना लगाते हुए डायरेक्ट हमें कचरे की गाड़ी में ही कचरा डिस्पोज करना चाहिए। और जैसे कि अभी गीला कचरा और सूखा कचरा ये दोनों अलग अलग रखने की बात हमने सुनी है, तो क्या ये सही है और किस तरीके से हम इसे अपने घर के साथ साथ बाहर भी मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, जब गीला कचरा और सूखा कचरा मिक्स हो जाता है तब इसे सेपरेट कर पाना और रिसाइकल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। इसके लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग बाल्टियाँ भी मिलती हैं, नीले और हरे कलर की। तो आप उसमें ये करें कि दोनों तरीके के कचरों को आप अलग अलग स्थान पर रखें, जिससे ये होगा कि उन्हें रिसाइकल कर पाना और उनका डिग्रेडेशन कर पाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए हमें जितना भी गीला और सूखा कचरा है उससे अलग अलग कंटेनर में ही रखना चाहिए। और जैसे कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो भी सब्जियों के जो भी छिलके हो जाते हैं या फलों के जो छिलके हो जाते हैं उनका इस्तेमाल करके भी हम खाद बना सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में उपलब्ध हो सकती है जिनका इस्तेमाल करके हम खाद बना सकते हैं? देखिए, किचन में अगर आप बात करें सब्जियों की, तो जितनी भी सब्जियों के छिलके हैं, जो फ्रूट्स रहते हैं, उनका आप यूज़ एज अ फर्टिलाइज़र बनाने में कर सकते हैं, खाद बनाने में कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम चाय पीते हैं तो जो बची हुई चाय पत्ती होती है उसे भी हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत हाई अमाउंट में नाइट्रोजन एंड पोटेशियम होता है। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो अंडे के छिलके अगर आपके घर में अवेलेबल हैं तो आप उसको भी फर्टिलाइज़र में ऐड कर सकते हैं। इससे उस मिट्टी में जितने भी केमिकल्स होंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका लेवल अच्छी तरीके से मेंटेन हो सकता है। जी, तो क्या हम ये जो खाद हैं इनको जो भी अभी आपने अंडे के छिलके बताए, ये हम घर के गमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन्हें मिट्टी में प्रॉपर जो ज़मीन है उस एरिया में इस्तेमाल किया जा सकता है? घर में, और अगर आपको कम अमाउंट में फर्टिलाइज़र बनाना है तब आप इसे डायरेक्टली गमलों में डाल सकते हैं। अगर आपको हाई स्केल पर ये बनाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, तब आप ये करें कि आप अपने घर के आसपास एक गड्ढा खोद लें और वहाँ पर आपको जो भी वेजिटेबल पील है या फिर आपके घर से निकलने वाला जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, सिर्फ इसमें वेजिटेबल की पील्स नहीं बल्कि अगर आपके घर में कोई पेपर अवेलेबल है, न्यूज़पेपर है, तो आप उसको भी उस गड्ढे में ले जाके डाल सकते हैं। और ऐसा करके आपको उस गड्ढे को ढक देना है। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे 4 से 5 दिन बाद तो वहाँ पर आपको खाद जो है वो मिल जाएगी। तो ये लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, नहीं तो आप डायरेक्टली गमले में भी उसको डाल सकते हैं। जी, ये तो रही मिट्टी की बात। अब जैसे कि हमने अलग अलग प्रदूषण के बारे में भी बात किया था, तो इसमें एक मेन चीज़ है वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं, जिनमें से एक ये भी है और उसमें ये भी चीज़ें शामिल होती हैं कि पानी जो है काफ़ी ज़्यादा बहा दिया जाता है, जिससे वाटर लेवल जो है, जो अच्छा पानी है, साफ़ पानी, पीने योग्य पानी, वो कम, उसकी मात्रा कम होती जा रही है। तो इसको बचाने के लिए, साथ में वाटर पॉल्यूशन का लेवल कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो वाटर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है वो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के कारण है, जहाँ पर उनमें जो भी उनका कचरा निकलता है वो उसे बहा दिया जाता है। जो भी ओशंस रहते हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पर उसे बहा दिया जाता है। तो इससे उस पानी में केमिकल्स की एंट्रेंस होती है और यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे नल दिखाई देंगे जिसमें प्रॉपर टैप नहीं होता, वहाँ लीकेज होते रहता है। तो इससे साफ़ पानी जो रहता है वो भी कई बार ऐसा होता है जो बह जाता है ना। और लोगों के बीच में इसके लिए जागरूकता बहुत कम है। लोग इस बात को नहीं समझते कि आने वाली पीढ़ी के लिए वाटर पोल्यूशन कितना खतरनाक हो सकता है। तो हमें ये करना है कि जहाँ पर ज़रूरत है हमें पानी का यूज़ तो करना ही है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम उसके यूज़ को लिमिटेड कर सकते हैं। ज़बरदस्ती पानी यहाँ वहाँ बहाना, उससे हमको बचना चाहिए। अगर आपने सब्जियाँ घर में धोई हैं या आपने कुछ फ्रूट्स को वॉश किया है तो उससे जो पानी निकलता है आप उसको गमलों में डाल सकते हैं, पेड़ों में डाल सकते हैं, या फिर उससे आप किसी दूसरे मटेरियल को वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ हद तक वाटर पोल्यूशन में अपना योगदान दे सकते हैं। और पानी को बचाने के लिए हम किन किन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं?
जी, पानी को बचाने के लिए सबसे पहले आप अपने घर में चेक कीजिए, अगर आपके कोई पाइप्स में लीकेज है, कोई टैप्स में लीकेज है, तो इस तरीके से आप बहना रोक सकते हैं। इसके अलावा जो आपके घर में अगर मान लीजिए किसी तरीके के गंदे पानी, सीवेज का पानी अगर आपके साफ़ पानी में मिक्स हो रहा है, तो उससे भी आपका साफ़ पानी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको उसको होने से भी रोकना है। साथ में आप घर में किसी तरीके के केमिकल्स को भी डाल सकते हैं वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए, जिसमें हम क्लोरीन का मेनली यूज़ करते हैं, तो इससे गंदे पानी को भी आप फिर से कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं। जी, तो ये अच्छी जानकारी दी मैम आपने। और प्लास्टिक के प्रति हम जागरूक रह सके, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, कोशिश करें अपने घरों में सबको इसके लिए जागरूक करने की, अपने आसपास पड़ोस में भी। इसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया में वैसे ही बहुत अच्छे ये मतलब इसका फ़ायदा है कि आप इसके थ्रू बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो आप ट्राई करें, सोशल मीडिया की मदद लें और लोगों को ये बताएं कि प्लास्टिक से कितने दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आप इसके लिए एजुकेशनल कैंपेन्स, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और खुद ही के लेवल पर अगर आप चाहें तो प्लास्टिक की यूज़ को आप खुद में ही लिमिटेड करें। आप एक ही पॉलीथिन को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथिन को अवॉइड करते हुए आप कॉटन बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तनों का यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी हुई जितनी भी आर्टिकल्स हैं आप सीधा सीधा उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। जी, तो अच्छा लगा मैम आप यहाँ आई और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आई और आपने जानकारी दी। तो साथियों, अगली बार होगी आपसे फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।